गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सर्वनाम के विषय में समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा के विषय में समझा था। उसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इसे हम लोग इन वाक्यों से और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मोहित ने कहा मोहित घर जाएगा। दूसरे नंबर पे मोहित के पिता ने मोहित को समझाया मोहित का घर जाना अब उचित नहीं है। छुट्टियां पड़ने पर मोहित घर जा सकता था। तो इसी वाक्यों को हम दूसरी तरीके से कहते हैं कि मोहित ने कहा मैं घर जाऊंगा। उसके पिता ने उसे समझाया तुम्हारा घर जाना अब उचित नहीं है। छुट्टियां पड़ने पर तुम जा सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर दो तरह के वाक्यों से समझाने की कोशिश की गई है। पहले वाक्यों में मोहित नाम की आवृत्ति बार बार हुई है, जिससे वाक्यों में कुरूपता आ गई है और बोलने और समझने में भी असुविधा हो रही है। और दूसरे वाक्यों में मोहित नाम की जो अनावश्यक आवृत्ति से बचने के लिए उसके स्थान पर मैं, उसे, तुम्हारा, तुम जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रयोग से अनावश्यक आवृत्ति से तो छुटकारा मिला ही है, वाक्य सुंदर और स्पष्ट भी हो गए हैं। मोहित एक संज्ञा शब्द है तथा मैं, उसे, तुम्हारा तथा तुम मोहित के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों साधारण अर्थों में हम लोग या सरल शब्दों में हम लोग समझें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा सर्वनाम के विषय में। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं या सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। फिर सर्वनाम शब्दों से लिंग का पता नहीं चलता है। जब उसमें क्रिया या विशेषण लगता है तब उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है। तो बच्चों इतना आप लोग अच्छे से समझिए और याद करिए। परिभाषा समझने के बाद अब हम लोग सर्वनाम के भेदों को समझेंगे। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनाम के भेद हैं। अब हम लोग इन भेदों के विषय में भी समझेंगे। नंबर 1 पे है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। 1 उत्तम पुरुष, 2 मध्यम पुरुष और 3 अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत बोलने वाला या लिखने वाला अपने से संबंध रखने वाले जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमको, ये जो शब्द हैं ये उत्तम पुरुष के होते हैं। फिर मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में बोलने वाला या लिखने वाला सुनने या पढ़ने वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें हम मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें, ये सब मध्यम पुरुष सर्वनाम हैं। उसके बाद आते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष
तो बोलने वाला या लिखने वाला, सुनने या पढ़ने वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें हम लोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे या उन्हें आदि, ये अन्य पुरुषवाचक शब्द हैं। बच्चों, अब हम लोग नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम के विषय में समझेंगे। तो जिन सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह सर्वनाम 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निकटवर्ती निश्चयवाचक और नंबर 2 दूरवर्ती निश्चयवाचक। तो निकटवर्ती निश्चयवाचक में ये सर्वनाम समीप के व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, जैसे यह, ये। तो यहाँ हम उदाहरण से समझते हैं कि यह यहाँ पढ़ रहा है। नंबर 2 पे विश्वास न हो तो यह तुम भी पढ़ लो। तो यहाँ पर यह जो है वह निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। और फिर दूरवर्ती निश्चयवाचक में ये सर्वनाम दूर के व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, जैसे वह, वे। तो यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं कि वह वहाँ खेल रहा है। और दूसरे नंबर पे सामने जो मकान दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर वह और वे जो शब्द है वह दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम के विषय में समझेंगे। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किन्हीं आदि शब्द जो हैं वो अनिश्चयवाचक हैं। उदाहरण देखते हैं, आपसे कोई मिलने आया है या दाल में कुछ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कोई और कुछ जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पर कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं मिल रही है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक है। फिर नंबर 4 पे संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनामों में से में 2 भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है, अथवा जो प्रधान उपवाक्य से उसके आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम से मतलब है हमारा कि जिन सर्वनामों से 2 भिन्न बातों का संबंध प्रकट हो, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस और जिसे देखो वही धूर्त। तो यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी में संबंध हो रहा है, और दूसरे में जिसे देखो वही धूर्त, तो जिसे और वही में संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। फिर नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने या कुछ जानने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसकी। तो ये जो शब्द हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि थाली में क्या रखा है, बाजार कौन गया, यह गुड़िया किसकी है। तो यहाँ पर क्या, कौन, किसकी जो शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। फिर हम लोग आते हैं नंबर 6 पे निजवाचक सर्वनाम में। तो निजवाचक सर्वनाम शब्दों से निज या अपनेपन का बोध होता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, अपने, अपने आप, स्वयं, खुद, आप ही, आप, ये जो सारे शब्द हैं वे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे माधुरी ने स्वयं पत्र लिखा था,
तुम अपना लेख अपने आप सुधार सकते हो। तो यहाँ पर स्वयं और अपने आप जो शब्द हैं वे निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं, इसलिए ये जो पूरा वाक्य हुआ वह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आया।